आज की कहानी है उसने कहा था। यह कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखी है और गुलेरी जी हिंदी कहानी के उल्लेखनीय हस्ताक्षर हैं। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 तक चला था, उसकी पृष्ठभूमि पर लिखी गई एक मार्मिक कहानी है। इसका कथानक प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रखकर बुना गया है। अमृतसर के बाजार का दृश्य, बालक बालिका का बाल सुलभ निश्चल प्रेम, महायुद्ध का वातावरण और लहना सिंह के आत्मोत्सर्ग आदि के वर्णन में गहरा मनोवैज्ञानिक पुट है। यह कहानी प्रारंभिक चहल पहल से लेकर प्रेम और कर्तव्य का विकट पथ पार करती हुई मृत्यु शैया पर समाप्त होती है। यह उत्सर्ग प्रेम वेदना जनित नहीं बल्कि कर्तव्य की प्रसन्नता है। आंचलिक शब्दों के साथ यथार्थ वर्णन व उत्कट भाव व्यंजना से यह कहानी हिंदी साहित्य की विशिष्ट धरोहर है। इसे हिंदी की पहली प्रेम कहानी भी कहा जाता है। कहानी शुरू करते हैं और इस कहानी को समझाते हुए मैं अल्पना वर्मा प्रस्तुत कर रही हूँ। तो शुरू में ही आप देखें अमृतसर के बाजार का दृश्य है। अमृतसर जो एक छोटा सा शहर है और यह कहानी जिस समय लिखी गई थी उस समय यातायात के बहुत अधिक आधुनिक साधन नहीं थे। सड़क पर इक्के गाड़ी वाले दिखाई दिया करते थे और बड़े शहर हों या छोटे शहर, तो बड़े शहरों में जो इक्के चलाया करते हैं उन लोगों की बोली और छोटे शहरों में जो इक्के चलाते हैं उनकी बोली में क्या अंतर है, इसे बताते हुए, इसे समझाते हुए उन्होंने कहानी की शुरुआत की है। वे कहते हैं कि बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई, अर्थात जिन उनके कर्कश स्वर को सुन के जिनके मन आहत हैं, या कहें कि जिनकी कड़वी जबान से आपके कान पक गए हैं, तो उनसे हमारी प्रार्थना है, तो उन लोगों से हमारी यह विनती है कि अमृतसर में बंबू काट वालों का मरहम लगाएं, अर्थात अमृतसर के बंबू काट वालों की मीठी बोली को सुने। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से, हंटर से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं। ये कहने का अर्थ है कि वे इस तरह के अपशब्द बोलते हुए उनको हंटर लगाते हैं और कभी राह चलते पैदलों को आंखों के ना होने पर तरस खाते हैं और जो राह चलते उनको अगर रास्ता नहीं देते तो वे उनको इस तरह की बातें करते हैं। कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चींधकर अपने को ही सताया हुआ बताते हैं और अगर वे रास्ता नहीं देते या कई बार वे इतने बेपरवाह होते हैं कि रास्ते में कौन चल रहा है क्या नहीं, उनको बचाने की बजाय वे उनके पांव पर भी अगर पहिया चढ़ जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और उसको चींध कर वे अपने आप को ही मासूम दिखाते हुए वहां से गुजर जाते हैं। और फिर वे कहते हैं कि संसार भर की ग्लानि, निराशा और शोभ के अवतार बने नाक के सीध चले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें इन पैदल वालों ने ही सताया हुआ है और उनसे बचते हुए वे निकल के जा रहे हैं। इस तरह से वे अपने आप को मासूम सा और सताया हुआ बताकर व्यवहार करते हैं। कहने का अर्थ है कि वे पैदल चलने वालों के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। अब वे कहते हैं कि अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले यानी इक्के वाले तंग जो नैरो, जहां से निकलना भी मुश्किल है एक गाड़ी का, ऐसे रास्तों में, चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहरकर सब्र का समुद्र उमड़ाकर कहते हैं, यानी उनमें इतनी सहनशीलता है कि ऐसे रास्ते से भी, इतनी भीड़ भाड़ वाले जगह से भी होते हुए वे अपना रास्ता खोजते हैं, निकालते हैं अपने लिए रास्ता और एक एक राहगीर को बहुत ही सम्मान से संबोधित करते हुए वे हटने के लिए आग्रह करते हुए आगे बढ़ते हैं। कि वे कहते हैं कि बच्चों खालसा जी, कोई सरदार जी आ रहे हैं तो उनके लिए कह दिया बच्चों खालसा जी, और जहाँ भी जी कह के वे सम्मान
उनको देते हैं, और किसी को कहते हैं हटो भाई जी, कोई स्त्री है तो उसे कहेंगे ठहरना माई, आने दो लाला जी। तो इस तरह के वे संबोधन अपनी बोली में प्रयोग में लाते हैं। तो यहाँ छोटे और बड़े शहरों के इक्के वालों की सहनशीलता की भी तुलना हो गई, और साथ में वे बता रहे हैं कि कितना वहाँ पे रश, यानी कितनी भीड़ हुआ करती है कि कोई सफ़ेद फेटों, खच्चर और बत्तखों, गन्ने और खोमचों और बहारे वालों के जंगलों में से उन्हें राह निकालनी पड़ती है। क्या मजाल है जी। और साहब, मतलब राहगीर भी ऐसे हैं कि वो जी और साहब सुने बिना किसी हटते नहीं हैं। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं है, चलती है, जीभ चलती नहीं है, अर्थात वे भी कोई ना कोई व्यंग कस देते हैं, और मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई उनकी जबान चलती है। अर्थात वे जो भी कुछ ऐसा कहते भी हैं, अगर किसी पर कटाक्ष करते भी हैं तो बड़ा मीठा कटाक्ष करते हैं उसे, जैसे बोलते हैं ना मीठी छुरी। तो जैसे कोई एग्जाम्पल दिया ना कि जैसे कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी यानी उसको अलर्ट करने के बाद भी अपनी जगह से नहीं हट रही है, उसके रास्ते से नहीं हट रही, इक्का वहां से गुजरना ही है, तो फिर वे किस तरह से कहते हैं कि हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए। पुत्ता मीन्स पुत्रों को प्यारी, आगे इसका अर्थ भी लिखा है, बच जा लंबी वालिए। तो समष्टि यानी संसार में हम लोग इसका अर्थ इस प्रकार जानते हैं कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है यानी कर्मा वाली है, भागों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, क्यों तू मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। तो इस तरह से प्यार से उसे एक तरह से उस पर व्यंग भी करते हैं और उसे सम्मान भी देते हुए उसे हटने के लिए कहते हैं। लेखक आगे जो हमें बता रहे हैं उसमें लड़के और लड़की का पहला मिलन कहाँ होता है, क्या बात होती है, इसके बारे में बता रहे हैं। लेखक कहते हैं कि ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में से होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आकर मिलते हैं। लड़के के बालों से, लड़के के लंबे बाल हैं, उससे पता चल रहा है कि वह सिख है, और लड़की ने जो कपड़े पहने हुए हैं उसका ढीला पायजामा, जो ढीला सुथना है, उससे जान पड़ता है कि वह सिख है। लड़का अपने मामा के बाल धोने के लिए दही लेने के लिए आया, और लड़की अपने घर के लिए, रसोई के लिए बड़ियाँ जो दाल को भिगो के पीस के सुखाकर बनाई जाती हैं। दुकानदार का इनकी तरफ ध्यान नहीं है। दुकानदार किसी और ग्राहक से उलझ रहा है। वह एक परदेसी है जो गीले पापड़ों की, जो सेर भर गीले पापड़ उसने लिए हैं, उसकी गड्डी को गिन रहा है और वहां से हट नहीं रहा। तो दुकानदार उससे उलझा हुआ है और यहाँ गुथ रहा है, लिखा है, उससे बात कर रहा है और इनकी तरफ उसका ध्यान नहीं है। तो इस खाली समय का उपयोग आपस में परिचय का लेना देना करते हुए कर रहे हैं। लड़का पूछता है लड़की से, तेरा घर कहाँ है? लड़की कहती है मगरी में। और तेरे? लड़का कहता है मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? लड़की ने जवाब दिया, अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। लड़के ने बताया, मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार ने अपना काम खत्म किया और इनका सामान देने लगा। दोनों सौदा लेकर साथ साथ चले और कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? कुड़माई यानी सगाई, एंगेजमेंट। इस पर लड़की ने कुछ आंखें चढ़ाकर बोला, धत, और दौड़ गई। लड़का मुंह देखता रह गया, उधर चुपचाप वाक खड़ा रह गया। दूसरे और तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या फिर दूध वाले के यहाँ अचानक दोनों मिल जाते। कभी दूसरे दिन कभी तीसरे दिन घर से निकलते कोई सामान लाने के लिए और मिल जाया करते थे। और इसी तरह से 1 महीने तक यह सिलसिला चलता रहा। 2-3 बार लड़के ने ऐसे ही पूछा
तेरी कुड़माई हो गई। उत्तर में वही सुनने को मिलता, धत। और एक दिन जब लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए उससे पूछा, तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की ने जो उत्तर दिया वह लड़के की उम्मीद से अलग था। उसे इस उत्तर की आशा बिल्कुल भी नहीं थी, उसकी संभावना के विरुद्ध था। क्या कहा उसने? उसने कहा, हाँ हो गई। कब? अब लड़का चौंका। लड़की ने जवाब दिया, कल, देखते नहीं है रेशम से कड़ा हुआ शालू। लड़के वालों ने चढ़ाया होगा, चुन्नी चढ़ाना बोलते हैं, तो रेशम से कड़ी हुई चुन्नी उसके पास थी। उसको दिखाते हुए बोली। लड़की भाग गई और लड़के ने घर की राह ली, यानी लड़का घर की तरफ चल पड़ा। अब जो आगे की 3-4 पंक्तियां, उसमें लेखक ने बहुत ही खूबसूरती से इन 2-4 पंक्तियों में ही ये बताया है कि लड़के का मन कितना आहत है, और जो व्यवहार लड़के का इसमें बताया है वो उसके आहत मन के फलस्वरूप है। तो एक किशोर की मनस्थिति का बहुत ही खूबसूरत चित्रण इन पंक्तियों में किया है। वे बता रहे हैं कि घर जाने के रास्ते में जो भी उसके मन में चल रहा था, उसके फलस्वरूप जो उसका व्यवहार था ऐसा था। एक लड़के को उसने नाली में धकेल दिया, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, यानी उसको गिरा दिया, और एक कुत्ते पर पत्थर मार दिया, एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। मतलब ऐसा बड़ा ही अजीब सा व्यवहार उसने किया, और अपने ख्यालों में ऐसा बेसुध था कि सामने से आकर नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकरा गया और उसने उसे कहा, अंधा है क्या? तो यहाँ लेखक ने लिखा कि सामने से आकर नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। ये सभी पूरा रास्ता चलते हुए उसके साथ हुआ और घर वह पहुंचा। अब कहानी के अगले हिस्से में हम देखते हैं कि 25 साल बीत चुके हैं। यह लड़का बड़ा हो गया और अब एक फौजी है, लहना सिंह इसका नाम है। तो लहना सिंह और उसके दोस्त, जो फौजी दोस्त है, उसके बीच में बातचीत यहाँ दिखाई गई है। शुरू में वह कह रहा है कि राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मई मीन्स बरसात, और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक, यानी जो पाँव की काफ मसल्स होती हैं वहां तक पाँव जो है वो कीचड़ में धंस गए हैं। जमीन कहीं दिखाई नहीं देती। कहने का अर्थ है, एक तो इतनी ज्यादा ठंड, ऊपर से इनको खंदक में बैठने का हुक्म है, जमीन दिखाई नहीं देती है, कीचड़ भरी हुई है उसमें खंदक में, और घंटे 2 घंटे में गोले बारूद के फटने का जो स्वर सुनाई देता है, कान के पर्दे फाड़ने वाला यह स्वर है, यह शोर है, और इस धमाके से खंदक तक हिल जाती है, 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। और कहता है कि इस गैमी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था, जलजला मीन्स भूकंप, उसके भूकंप के बारे में कभी सुना था कि इस तरह से शोर होता है और इस तरह से धरती फटती है, लेकिन यहाँ तो दिन में 25 जलजले होते हैं। तो इस पंक्ति के द्वारा उन्होंने युद्ध की भीषणता को दिखाया कि कितना भीषण युद्ध हो रहा है। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान जो दुश्मन है उनके मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं कि उनको ये हमारी कोहनी तक दिख जाती है। लहना सिंह और 3 दिन है, उसका साथी समझा रहा है कि बस और 3 दिन की बात है, 4 दिन तो खंदक में बीत ही गए हैं, परसों रिलीफ आ जाएगी और 7 दिन की छुट्टी। फिर उसके बाद अपने हाथों से झटका करेंगे, यानी जो बकरा है उसको काटेंगे और पेट भरकर खाकर सो रहेंगे। और फिर किसी जो विदेशी युवती है उसके बारे में कह रहे हैं कि उसकी दयालुता के बारे में बता रहे हैं कि उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल का सा हरा घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है और पैसे दो तो लेती नहीं है। कहती है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क यानी मेरे देश को बचाने आए हो। 4 दिन तक एक पलक नींद नहीं मिली। लहना सिंह कहता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, यानी अगर घोड़े को आप चलाओ नहीं
तो फिर वो दौड़ना भूल जाता है, दौड़ता नहीं है वो। और बिना लड़े सिपाही, इसी तरह अगर सिपाही को आपने लड़ने नहीं भेजा तो वह भी फिर लड़ाई में भाग नहीं ले पाता, लड़ना भूल जाता है। ये तो नहीं कहा भूल जाता है, कहने का अर्थ यही है कि फिर वह लड़ने में सक्षम नहीं रहता अगर उसको आप लड़ने के लिए ना भेजो। इस बात को उसने इसलिए कहा कि वह खुद जाना चाहता है, लड़ाई में भाग लेना चाहता है। और कहता है कि बंदूक उठाने का अगर उसको हुक्म मिल जाए तो वह एक साथ 7 जर्मनों को मार सकता है, और उसकी ये बात झूठी निकले तो उसे अपने पवित्र स्थान जाने का नसीब भी ना हासिल हो। यहाँ ये कह रहा है कि अगर मुझे संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए तो फिर 7 जर्मनों को अकेले मारकर ना लौटा तो मुझे दरबार साहब की दहलीज पर मत्था टेकने का नसीब ना हो। पाजी कहीं के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं, और या अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो, इतना मैं कुछ कह ही रहा था, उसकी बात काटते हुए आगे बोला, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर तो दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करें क्या, हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है, सूरज निकलता नहीं, खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। एक तो सर्दी, ऊपर से निष्क्रियता, एक ही जगह बैठे रहने की मुश्किल। उद्मा उठ, सिगड़ी में कोयले डालने के लिए कह रहे हैं, जो उन्होंने गर्मी पाने के लिए सिगड़ी जला रखी है उसमें। तुम 4 लोग बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल ले। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीर सिंह पलटन का विदूषक था, यानी जो उनका मनोरंजन किया करता था उस पलटन का। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पादा बन गया हूं, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला उठे और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजे में पानी दे दे, और ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। उस पर वजीरा सिंह कहता है, हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यही मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे, या वही दूध पिलाने वाले फिरंगी में? चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं है। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा नहीं सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूं तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसा मैं जानता ही न हूं। रात भर तुम उसे कंबल उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजारा करते हो। यहाँ कोई इनका साथी है बोधा सिंह जो बीमार है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, जैसे सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम नमादे पड़ जाना, यानी तुम बीमार मत पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिलते, मौत ही मिलती है। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई की रत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आम के पेड़ की छाया होगी। लहना सिंह इस बात को कह रहा है क्योंकि लहना सिंह बोधा सिंह का ख्याल रखता था, उसे अपना कंबल दे दिया करता था और खुद सिगड़ी की आंच में बैठा करता था और सूखे तख्त पर उसे सुलाया करता था बोधा सिंह को।
तो इस पर उसके मित्र ने जो बात कही उसका यह जवाब दिया कि मेरी चिंता मत करो। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, अरे क्या मरने मारने की बात लगाई है, मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कैसे? आगे फिर वजीरा सिंह ने जो पंक्तियां कही हैं, दिल्ली शहर ते पिशौर नू जानदियां कर लेना लोगां दा बपार मड़िए, कर लेना नाड़े दा सौदा अड़िए, ओए लाना चटाका कदुए नू कद्दू बनाया वे मज़ेदार गोरिए, हुण लाना चटाका कद्दुए नू। कौन जानता था दाढ़ियों वाले घर बारे सिख ऐसा लुच्चों वाला गीत गाएंगे, पर सारी खंदक इस गीत से गूंजी और सिपाही फिर ताज़ा हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। ये जो पंक्तियां हैं ये अक्सर जो पाठ्य पुस्तक हैं उनमें से हटा दी जाती हैं, यह कहकर कि यह थोड़ा सा वल्गर है। और इसका अर्थ मैं बता देती हूँ। इसमें गीत में ये बोल हैं कि दिल्ली शहर से, पिशौर यानी पेशावर को जाने वाले लहंगों का व्यापार कर ले और नाड़े का सौदा कर ले, गोरिये कद्दू बड़ा मज़ेदार बना है, चटखारा लेने का मन हो रहा है। तो यही इन पंक्तियों का अर्थ है। अगला दृश्य भाग 3 का इस प्रकार है कि खंदक का ही दृश्य है। दोपहर हो गई है और अब रात आ गई है और अंधेरा हो गया है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह जो बीमार है कई दिनों से, वह खाली बिस्किटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर, और लहना सिंह ने भी उसे अपने 2 कंबल दे दिए थे, उनको भी बिछाकर एक बरन कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह पर लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कपकपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है। लहना सिंह उसे जर्सी देने का बहाना करता है। लहना सिंह बहुत ही उदार व्यक्ति है। मेरे पास सिगड़ी है, मुझे गर्मी लगती है, मुझे पसीना आ रहा है। बोधा सिंह ने कहा, नहीं नहीं मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए ही कर रहे हो, अपना कंबल भी दे दिया, मेरी ड्यूटी भी कर रहे हो। लहना सिंह कहते हैं, हाँ हाँ याद आया, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, सवेरे ही आई है, विलायत से बुन बुन कर भेज रही है मैम, गुरु उनका भला करे। और यूं कह के लहना ने अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगी। सच कहते हो? बोधा पूछता है। लहना कहते, और नहीं तो यह क्या झूठ है? और ऐसा कहते ना ना करते हुए बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और खुद खाकी कोट और जीन का कुर्ता पहनकर वहीं पहरे पर आकर खड़ा हो गया। मेम की जर्सी की कहानी झूठी थी, सिर्फ एक कहानी थी, ऐसी कोई जर्सी उसके पास नहीं आई थी। यह उसके उदार व्यक्तित्व का एक नमूना है यहाँ इस कहानी में। आधा घंटा बीत जाता है, इतने में खाई के मुंह से आवाज आती है, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लप्टन साहब। लप्टन यानी लेफ्टिनेंट साहब। हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी दम धावा करना होगा, यानी हमला करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है, और इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव हैं, जहां मोड़ हैं, वहां 15 जवान खड़े करके आया हूं। तुम यहां 10 आदमी छोड़कर सबको साथ में ले लो और उनसे जा मिलो। खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहना, हम यहां रहेगा। ये वो अफसर कह रहा है। लहना सिंह ने कहा, जी हुकुम। सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना नहीं चाहता था, सब जाना चाहते थे।
समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए, जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया, मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। उसे लगा कुछ गड़बड़ है। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों जैसे कटे बाल कहाँ से आ गए? शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा अपने जो इस संदेह को उसने चेक करना चाहा कुछ और सवाल पूछकर। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे और वह लहना सिंह उनके बारे में काफी कुछ जानता था। उसने कहा, क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लेफ्टिनेंट साहब ने कहा, लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। याद है पार साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे? लेफ्टिनेंट साहब ने कहा, हाँ हाँ, वहीं आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का। सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी कभी ना देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। मतलब आपकी एक गोली नीलगाय के कंधे में लगी थी और उसके पुट्ठे से निकली थी। ऐसी वो बात कह रहा है, कोई घटना बता के अफसर को याद दिला रहा है। अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा ही क्या है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना? आपने कहा था रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे ही, वह कह रहा है लहना सिंह। लेफ्टिनेंट साहब कहता है, हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे, 2 फुट 4 इंच के सिंह थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूं साहब, लहना सिंह ने कहा। पीता हूं साहब, दिया सलाई लेके आता हूं, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि उसे क्या करना चाहिए। तो यह उसकी तीव्र बुद्धि और तत्काल निर्णय लेने की क्षमता हमें दिखाई देती है। यहाँ उसके चरित्र की जो विशेषता है। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन, वजीरा सिंह? हाँ। क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी वो हड़बड़ी में जा रहा था, सबको शायद बताना चाहता हो अपनी बात। अब कहानी का जो चौथा हिस्सा है उसे पढ़ते हैं। होश में आओ, कयामत आई है। लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है, उसे चेतावनी दे रहा है। क्या? लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की हैं। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने की सिगरेट दी है, पीने के लिए सिगरेट दी है एक सरदार को। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार हौरा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर गए ना होंगे। कीचड़ है तो पैर के निशान मिल जाएंगे। तो जो लोग निकल गए हैं उनको वापस लाने के लिए कह रहे हैं। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए, क्योंकि सूबेदार कुछ लोगों को लेके गए, 10 लोगों को यहाँ छोड़ गए हैं। खंदक की बात बिल्कुल झूठी है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक ना खड़के, देर मत करो। तो अब वह जो लहना सिंह है, वह जो निकल गए हैं लोग, उनको चेतावनी देने के लिए इन्हें भेज रहे हैं। हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ, पर यहाँ तो तुम 8 हो, 8 नहीं 10 लाख।
एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। लहना सिंह उसे आश्वस्त करते हुए कह रहा है कि हम अपने आप संभाल लेंगे यहाँ की स्थिति, तुम यहाँ से चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा लपटन साहब ने जेब से बेल के बराबर के 3 गोले निकाले। जो बेल होती है, फल होता है एक, उसके बराबर के 3 गोले, तीनों की जगह जगह खंदकों की दीवार में घुसेड़ दिया, तीनों गोलों को, और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी सी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा गया था। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने ही वाला था, इतने में बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारी। जो नकली लपटन साहब था उसकी कोहनी पर मारी। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई यानी माचिस गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा यानी एक चोट जो है उसकी साहब की गर्दन पर मारी और साहब आंख मीन गॉड कहते हुए चित हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर यानी वहां से ढूंढ के उनको चुनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटा दिया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। अब जो नकली लपटन साहब जो बेहोश हो गए थे उनको होश आ जाता है। उनको होश में देखकर लहना सिंह अब उनका मजाक बनाता है। जो बातें उसने उनको चेक करने के लिए पूछी थी, जिनसे वे पकड़ा गया, वे बातें अब वह व्यंग के रूप में बता रहा है। कह रहा है कि क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसे हैं, हाल कैसा है? आज मैंने बहुत सारी बातें सीखी। यह सीखा कि सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधरी के जिले में नील गाय होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह भी सीखा कि मुस्लिम खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। लपटन साहब तो घोड़े पर चढ़ते हैं। ये तो उसने उल्टा पुल्टा बोला, इवन उसके लिए भी हाँ हाँ वह कहता रहा। तो उसी से वह पकड़ा गया। आगे वह पूछता है कि यह तो कहो कि ऐसी साफ उर्दू तुम कहाँ से सीखा है? हमारे लपटन साहब तो बिना डेम के 5 लफ्ज भी बोल नहीं सकते थे। लहना ने उस साहब की पतलून यानी पैंट की जेबों की तलाशी नहीं ली थी और साहब ने भी अपने हाथ पैंट की जेबों में डाल लिए, ऐसे कि जैसे कि जाड़े से बचना चाहते हैं। और लहना अपनी रो में कहता जा रहा है, अपनी बड़ाइयाँ कर रहा है कि वो कितना चतुर है। कहता है कि चालाक तो तुम बड़े हो, पर मांझे उसके गांव का नाम है, मांझे का लहना इतने बरस लपटन के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। उसे आप धोखा नहीं दे सकते इतनी आसानी से। फिर किस्सा बता रहा है, 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था, बच्चों को दवाई दिया करता था, चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था। मंजा जो खाट होती है। और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या सीख गए हैं और गाय को नहीं मारते हैं। हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद हो जाएगी। मंडियों के बनियों को बहकाया करता था कि डाकखाने में से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी और गांव से बाहर निकालकर कहा, जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो अभी वो कुछ कहना ही चाहता था। लहना सिंह की एक गोली चली जो साहब की जेब से चली थी। साहब की जेब में से पिस्तौल उन्होंने चलाई जो उनकी जेब में रखी थी, और लहना सिंह ने तो उनकी जेब चेक नहीं की थी, नहीं तो पिस्तौल उसको मिल जाती थी, और यही गलती होगी उससे। अब साहब ने पिस्तौल चलाई जेब से और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन की 2 फायरों ने साहब का भी काम तमाम कर दिया। अब ये जो शोर हुआ इसे सुनकर सब दौड़े आए। बोधा जो बीमार था, लेटा हुआ था, वो चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था और उसे मार दिया। औरों से सब बाकी जो लोग हैं उनसे सारी कहानी बता दी कि क्या हुआ। सब के सब बंदूक लेकर तैयार हो गए।
लहना ने साफा जो उसके सर पे बांधते हैं पगड़ी, उसका कपड़ा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कस कस कर बांधी। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से खून निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहां केवल 8 ही थे। लहना सिंह तक कर वो भी रुक रुक कर मारा था, खड़ा था वो भी, लेकिन बाकी सारे के सारे लेटे हुए थे। वे लोग 70 थे और ये केवल 8 थे। इसमें बोधा सिंह तो बीमार ही था। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाजें आई, वाह गुरु जी दी फतेह, वाह गुरु जी दा खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने यानी खंदक के जो मुहाने हैं वहां से लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे, और पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिखा दी फौज आई। वाह गुरु जी दी फतेह, वाह वाहे गुरु जी दी फतेह, वाहे गुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल। तो इस तरह से लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या करहा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई और लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से भर दिया और बाकी का जो साफा है, जो उसने आधा तो फाड़ के लगाया था अपने पाँव में, जांग पर बांधा था, और बाकी जो बचा था उसे कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर ना हुई कि लहना को यह दूसरा भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षय नाम सार्थक होता है। क्षय का अर्थ होता है क्षय होने वाला, तो कवि से क्षय इसलिए कहते हैं क्योंकि चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, और यहाँ चंद्रमा घट रहा है। उसके घटते हुए प्रकाश को देखकर उन्हें ये बात याद आई है, ये कथन कहा है। इससे हमें यह पता चलता है कि उस समय कृष्ण पक्ष था जब चंद्रमा घटता है। चंद्रमा घटेगा तो रोशनी भी कम होती है। तो वे कह रहे हैं कि हवा ऐसी चल रही थी कि जैसे वाण भट्ट की भाषा में दंत वीणा उपदेश आचार्य, यानी दंत वीणा का उपदेश देने वाले आचार्य, जो कहने का अर्थ है कि हवा बहुत ठंडी थी। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर, यानी जो इतनी हैवी, एक एक मन की इतनी ज़्यादा उनके बूटों से मिट्टी चिपक गई थी जब वे भागकर सूबेदार को आगाह करने गए थे। कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार ने सारी बातें सुनी और लहना सिंह से सारा हाल, जो कुछ पीछे घटना हुई वो सुना, और उसने जो कागज़ डायरी बरामद की थी नकली लपटन साहब से, जो भेज दिया था उससे, वो भी उनको दे दिए थे। तो वो सब पाकर वे बहुत उसको सराह रहे थे, उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे, और कह रहे थे कि अगर आज तू ना होता तो सब के सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी और उनके ही जो साथी थे दूसरी खाई में, उन्होंने सुन ली थी, और पीछे से उन्हें पीछे टेलीफोन कर दिया था जहाँ भी इनका सेंटर होगा। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली, जो कोई 1.5 घंटे के भीतर पहुँच गई थी। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रख दी गईं। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ पर पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। उसने अपना घाव छिपा लिया, उसको गहरा घाव लगा था लेकिन उसने वह छिपा लिया क्योंकि वह बोधा सिंह और सूबेदार को सुरक्षित वहाँ से भेजना चाहता था। गाड़ी में इतनी अधिक जगह नहीं होगी कि सब आ सकें,
अब बोधा सिंह को तो बुखार बहुत था, वो उसको पहले भेजा गया और बोधा सिंह के साथ फिर उन्होंने सूबेदार को भेज दिया। उसे लिटा दिया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाना नहीं चाहते थे, लेकिन लहना ने कहा, भाई तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में ना चले जाओ। उन्हें कसम देके गाड़ी में भेज दिया। सूबेदार के ये पूछने पर कि तुम, तो उसने कहा कि मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ी भेजेंगे, तो मेरा हाल इतना बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं और वजीर सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर इतना कुछ कहते तो लहना सिंह ने कहा, बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी को चिट्ठी लिखें तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और घर जाओ तो कह देना कि उन्होंने जो कुछ मुझसे कहा था, मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। अब यही कहानी का शीर्षक भी बना, उसने कहा था। उसने क्या कहा था आगे हम पढ़ेंगे। तो जो कुछ उसने कहा था वह मैंने कर दिया, उसने जो वचन मांगा था वो पूरा कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था, वे पूछ रहे हैं। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमर बंद खोल दे, तर हो रहा है। कहानी का 5वां भाग। मृत्यु के पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं और समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। ऐसा कहा जाता है जब व्यक्ति की मृत्यु नज़दीक होती है तो उसे अपनी सारी जो भी उसने जीवन गुजारा है उसकी स्मृतियां उसे साफ साफ दिखाई देने लगती है। वह अपनी स्मृतियों को याद करता है, वह उन सब घटनाओं को याद करता है। उसे याद आता है फ्लैशबैक में, लहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 साल की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं है रेशम का फूलों वाला सालो। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? मन में ये सारी बातें चल रही हैं, फ्लैशबैक में सारी कहानी घूम रही है दिमाग में, और वह कहता है, वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया, जो उसकी पोस्ट है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा, न मालूम कभी मिली भी थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने जब वह अपने घर गया, वहां रेजिमेंट के एक अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते हुए जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था, सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकलकर आया, बोला, लहना सूबेदार ने तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के लोग घर पर रहे ही नहीं, वहां पे ऐसे क्वार्टरों में कि वहां पे मैं मिला हूं। दरवाजे पर जाकर मथा टेकना कहा, असीस सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना? नहीं। तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। सूबेदारनी उसे याद दिलाती है इन बातों को बताकर। भावों की टकराहट से उसकी मूर्छा खुली। अब ये जो बेहोश होता हुआ आधी नींद में और मरने की स्थिति में है, मृत प्राय लहना सिंह ये सारी बातें सोच रहा है। अब यहाँ पर आके उसकी मूर्छा खुलती है, बेहोशी टूटती है और उसने करवट बदली। पसली का घाव बह निकला। उसकी पसली में जो गोली लगी थी वह गहरा घाव था जो अब बह रहा था।
वजीरा पानी पिला, उसने फिर कहा। स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है। मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया था। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए, किस्मत फूट गई। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है। आज नमक हलाले का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घगरिया पलटन क्यों ना बना दी। हम स्त्रियों की एक पलटन बना दी होती उन्होंने भी एक, तो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, वो भी फौज में भर्ती हो गया है, और उसे फौज में भर्ती हुई अभी 1 ही साल हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी जिया नहीं। यानी उसका यह बोधा सिंह जो है वो एकमात्र एक बेटा है। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा, जो वहाँ अमृतसर का चौक था, वहाँ पर तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, और तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है, यह मैं भीख मांगती हूँ, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ऊपरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आ गया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। यही था सारा कथन जो उसने कहा था, यही थी सारी बातें जो उसने कही थी, और यही था वचन जो उसने कहा था, जो उसने लहना सिंह से लिया था, अपने पति और अपने बेटे की रक्षा का वचन। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। वह मांगता है, पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा और फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? वजीरा कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट यानी अपनी जांग पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने ऐसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। वह कहता है कि अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना,